वेलकम बैक टू आरंभ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा 8 नंबर के सारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए 8 नंबर के ये सारे क्वेश्चन और विद राइटिंग स्ट्रेटजी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और कौन कौन से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। विश्व इतिहास को मेसोपोटामिया की देन बताए। विश्व इतिहास जो है उसको मेसोपोटामिया ने क्या क्या दिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कि मेसोपोटामिया जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो मेसोपोटामिया जो दुनिया की प्राचीन सभ्यता है और ये प्राचीन सभ्यता जो है काफी समृद्ध रही है और इसने अपनी समृद्धि के कारण विश्व को अनेक चीजें दी है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है शहरी जीवन। शहरी जीवन को एक्सप्लेन करते हुए क्या बताओगे आप कि लगभग जो है लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास जो है 5000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में नगरीकरण के विकास हो गए थे। मेसोपोटामिया में लगभग नगरीकरण का विकास हो गया था, नगर स्थापित होने लगे थे। 3 प्रकार के प्रमुख नगर देखने को मिलते हैं मेसोपोटामिया के शहरों में आपको, जो कि यहीं पे स्टार्ट हुए थे, जैसे मंदिर नगर, शाही नगर और जो है व्यापारिक केंद्र वाले नगर। तो शहरी जीवन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? मेसोपोटामिया से हुई थी, जिसका आप पालन करते हैं आज के टाइम पे। दूसरा क्या है? लेखन कला। 3200 ईसा पूर्व में सबसे पहले लेखन कला की शुरुआत होती है मेसोपोटामिया में। इस चीज के लिए जब लोगों को हिसाब किताब करने की या जो है अन्य समस्याएं जो है से जूझना पड़ा व्यापार के बढ़ने से, तो लेखन कला की शुरुआत की इन्होंने 3200 ईसा पूर्व में जो है सबसे पहले जो इन्होंने किलाकार चिन्ह बनाए। और 2600 ईसा पूर्व आते आते इन्होंने क्या किया? 2600 ईसा पूर्व आते आते इन्होंने जो है अक्षर भी बना लिए। तो लेखन कला की शुरुआत जो है ये भी कहाँ से हुई है? मेसोपोटामिया से हुई है। इसने दुनिया भर को जो है लिखने की कला सिखाई है कि राइटिंग कैसे की जाती है। मेसोपोटामिया के पट्टिकाओं पे, मेसोपोटामिया में मिट्टी की पट्टिकाओं पर ये लोग करते थे। इसके अलावा काल गणना। आज जो आप जो है साल को 365 दिनों में, साल को 365 दिन में, ठीक है, जो इसके अलावा जो है एक दिन जो है वो आप 24 घंटे में जो बांटते हैं, एक दिन 24 घंटे में बांटते हैं, ठीक है, एक दिन 24 घंटे में बांटते हैं। एक मिनट में जो है, एक घंटे में 60 मिनट। ये जितना भी डिवीजन आपने किया है काल का, ये सारा डिवीजन सबसे पहले किसने किया होता? ये सारा डिवीजन जो है सबसे पहले आपके मेसोपोटामिया वालों ने ही किया था। अगला पॉइंट देखिए, खगोल विद्या। कह रहे हैं कि भाई तारों की स्थिति तारों की स्थिति, इसके अलावा हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब की जानकारी इनके पास थी। यानी कि ये लोग अंतरिक्ष के बारे में जो है, खगोल के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखते थे और यही ज्ञान जो है आगे चल के दुनिया को मिला। इसके अलावा गणित। देखो मेसोपोटामिया के लोगों ने जब व्यापार करना शुरू किया तो जो है ये आपकी जमा हो गया, घटा हो गया, गुना हो गया, इन सबके भाग या चक्रवर्ती ब्याज, है ना, जमा घटा गुणा, यहां तक कि चक्रवर्ती ब्याज, इस तरह की जो है पट्टिकाएं मिली है जिसके ऊपर जो है जमा घटा गुना चक्रवर्ती ब्याज और भी कई सारी चीजें जो है ये जो है यहाँ पे करते हैं बच्चे जो है इसकी प्रैक्टिस करते थे। यहाँ पे जो है गणित की शुरुआत भी लगभग सबसे पहले कहाँ हुई है? मेसोपोटामिया में हुई है। अगला देखते हैं विद्यालय। कह रहे हैं देखो मेसोपोटामिया के लोग इस बात को समझते थे कि जो ज्ञान उनके पास है अगर उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचानी है तो इन्होंने विद्यालय जैसी संस्थान की भी शुरुआत की थी। विद्यालय जैसी संस्थान जहाँ पे जो है बच्चों को शिक्षित किया जाता था ताकि वो अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाए, तो इसको एक्सप्लेन करोगे। इसके अलावा पुस्तकालय, आपको अशुरबनीपाल के जो निनवे शहर है, जो कि इसकी राजधानी थी, अशुरबनीपाल की राजधानी थी, जो है निनवे शहर में आपको क्या देखने को मिलता है? पुस्तकालय देखने को मिलता है। कई सारी पट्टिकाएं जो है इसके ऊपर जो है कहानियां किससे जो है ये लिखे हुए थे। तो पुस्तकालय की भी शुरुआत कहाँ होती है? पुस्तकालय की भी शुरुआत जो है आपकी मेसोपोटामिया में होती है। इसके अलावा सबसे पुराने ज्ञात मंदिर आपको कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं आपको मेसोपोटामिया से, ठीक है, मेसोपोटामिया जो है उसने दुनिया को बताया कि भाई मंदिर कैसे बनाया जाता है, मंदिर में किस प्रकार से पूजा पद्धति का पालन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर कहीं भी किसी ने जो है दुनिया भर में मंदिर स्थापित किए तो वो किसने स्थापित किए? मेसोपोटामिया वालों ने। इसके अलावा व्यापारिक स्ट्रेटजी, जिसमें जो है सुदूर व्यापार करना या व्यापार के लिए जो है तरीके निर्धारित करना, ये भी मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया था, ठीक है। तो और भी कई सारे जो है पॉइंट बना सकते हो। आपको वैसे मोस्ट ऑफ 8 पॉइंट की ही जरूरत होती है, 8 नंबर में 8 पॉइंट की जरूरत होती है। एक मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ आपके लिए
ठीक है, लेकिन आपका आंसर तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप इसका निष्कर्ष नहीं लिखते। अब बच्चों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, मैंने परिचय आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, अब देखते हैं इसका निष्कर्ष कैसे लिखोगे आप। तो इसका निष्कर्ष क्या बताओगे आप कि उपरोक्त उपरोक्त कथनों के आधार पर उपरोक्त कथनों के आधार पर हम जान पाते हैं कि मेसोपोटामिया ने विश्व इतिहास को क्या दिया है, विश्व इतिहास को क्या दिया है। ठीक है, हो गया बच्चों। तो ये इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो है पॉइंट हो गए आपके 8 और लास्ट में निष्कर्ष हो गया। देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मंदिर मेसोपोटामिया की संस्कृति का अभिन्न अंग था, स्पष्ट कीजिए। अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल रखना है कि मंदिर जो है, अगर चाहो तो आप यही लाइन को जो है इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो कि मंदिर मेसोपोटामिया के जो है अब संस्कृति का अभिन्न अंग था और इसके कारण निम्नलिखित हैं। अगर आप चाहो तो इसी के पॉइंट को उठा सकते हो, नहीं तो ये चीज याद रखेंगे कि मंदिर जो है मेसोपोटामिया के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ था शुरुआत से ही, है ना। इस सभ्यता का केंद्र बिंदु भी कहीं ना कहीं मंदिर ही था। चलिए इसके पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कच्ची ईंटों के देवाले। जब लगभग 5000 ईसा पूर्व में यहाँ पे नगर स्थापित हुए थे, 5000 ईसा पूर्व के आसपास जब नगर स्थापित हो रहे थे तो या कस्बे बस रहे थे, तो गांव के जो बाहर बाहर आपने पढ़ा था उसमें उरक वाले में कि जो बाहर के जो लोग आए थे उन्होंने पुराने मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था, कुछ नए मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये सारे मंदिर जो होते थे वो छोटा सा देवालय हुआ करते थे। देवालय यानी कि एक छोटा सा कच्ची ईंटों का घर जो है, एक तरह से मान लो देव प्लस आल्य देवताओं का घर। उनका मानना था कि मंदिर जो है क्या होता था कि मंदिर जो है देवताओं का निवास स्थल होता था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के लोग, मेसोपोटामिया के लोग अपने मत्स्य, पशुधन, कृषि धन, इन सब के स्वामी जो है अपने आराध्य को मानते थे, अपने आराध्य को मानते थे कि भाई जो इनके आराध्य हैं ये इन सब के जो है मालिक है, आराध्य जो है इन सब के मालिक है, इनकी वजह से ही जो है इनके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, ये इनके जो है आराध्य को जो है अर्पित करते थे, उनकी वजह से ही मान लो इनके पास पशुधन है, मत्स्य है, ठीक है, मत्स्य है, पशुधन है, कृषि है, जो भी चीजें हैं इनके पास, जो भी इनके पास है संसाधन, वो इनके आराध्य की ही देन है। स्पेशली जो है इनमें जो है ज्यादातर जो मंदिर वगैरह जो मिले हैं शुरुआती मंदिर, उसमें उर जो कि मून गॉड है, ठीक है, और इन्नाना जो कि जो है प्रेम और युद्ध की देवी है, उनके ही ज्यादातर जो है वो मंदिर मिले हैं, और भी कई सारे देवताओं मिले हैं। चढ़ावे को उत्पादन में बदलना। मंदिर में जब ये चढ़ावा आता था, जैसे कि मंदिर में अनाज चढ़ाए जाते थे, दही चढ़ाई जाती थी, मछली चढ़ाए जाते थे, ठीक है, मछली चढ़ाए जाते थे, या फिर जो भी चीज चढ़ाई जाएगी, तो कई सारी चीजें जो है मंदिरों में चढ़ाया जाता था। इन चीजों को मंदिर क्या करते थे, इन चीजों को मंदिर जो है उत्पाद में बदल देते थे, जैसे कि भाई अनाज का जो है आटा पीस के वो कर दिया। अच्छा हाँ, मछली के बारे में भी बताया था मैंने कि यहाँ के मंदिर के देवताओं के जो मंदिर जो है उनके फर्श जो है उसमें मछली के कांटे वगैरह मिले हैं। इसके अलावा जो है मंदिर शहरी संस्था के रूप में या मुख्य संस्था के रूप में भी काम करता था, क्योंकि जो मंदिर जो है वो केंद्र बिंदु होता था जहां से शहर के लोगों को, आसपास के लोगों को जो है अनाज पीसने में, यानी मंदिर के पास ही चक्की होते थे, मंदिर जो है किराए पर जो है हल जोतने वाले पशु बैल वगैरह दिया करते थे। इसके साथ साथ मंदिर ही क्या करता था, मंदिर ही जो है आवंटन के भी काम करते थे, जैसे जौ की शराब बांटना या रोटी वगैरह, ये सब का काम भी मंदिर ही करते थे। यानी आप ये कह लो कि जो चीज मंदिर के पास था वो तो था ही, मंदिर के जो है उसको बेचता ही था या उसको आवंटित करता ही था, साथ में मंदिर जो है व्यापारिक संस्था की तरह बाकी चीजों को भी उपलब्ध करवाने का काम करता था। तो ये मुख्य संस्था के रूप में अगर आप देखें, गौर करें तो जो हाँ इसके इसमें रह गया व्यापार का काम जो है वो भी मंदिर ही कर रहा है, व्यापारिक संस्था के रूप में भी काम कर रहा है, जो चीजें हैं मंदिर के पास वो आवंटित करता है। और वो नेक्स्ट आता है पुरोहित राजा। मंदिर के जो राजा होते थे, मंदिर के राजा वो क्या करते थे, मंदिरों को जो है मंदिर के जो पुरोहित होते थे, कहीं ना कहीं वही इसका इन्फ्लुएंस इतना होता है कि उसको आसपास के क्षेत्र में यही जो है मंदिर के जो है क्या बन जाते थे, राजा बन जाते थे। नेक्स्ट आता है प्रभुत्व का जरिया। जो राजा होते थे, सरदार होते थे, मंदिरों में भेंट चढ़ाते थे, जो है मंदिरों को बनवाते थे। इससे क्या होता था कि उनका प्रभुत्व बढ़ता था, वो देवी देवताओं के साथ अपने संबंध जो है बताते थे कि भाई फलानी देवी के देवता के आशीर्वाद से हैं। तो ज्यादातर ये क्या करते थे, मंदिरों को निर्माण करते थे, उनमें मूर्तियां बिठाते थे, उनको सजाने का काम करते थे, और भी कई सारे काम करते थे, जिससे जो है उनका प्रभुत्व बढ़े, यानी लोगों में, समाज में उनका कद बढ़ जाए।
लास्ट आता है कि व्यापार तथा रोजगार भी मंदिर से मिलते थे। जब देखो मंदिर जब बनाए जाते थे तो उससे जुड़ी हुई कई सारी चीजें जो है बाहर से मंगाई जाती थी, जैसे पत्थर हो गए या कीमती धातु हो गए, ये मंगवाया जाता था जिससे व्यापार बढ़ता था। इसके अलावा रोजगार क्या कि जो शंकु बनाएंगे, जो ईंट बनाएंगे, जो उसको लगाएंगे, उन सबको रोजगार मिलता था। तो इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो मंदिर जो है ये मेसोपोटामिया की संस्कृति का अभिन्न अंग था, है ना। एक बार निष्कर्ष लिख देंगे इसका। निष्कर्ष में क्या बता देंगे? निष्कर्ष में हम ये बता देंगे कि भाई जो मंदिर जो है वो मेसोपोटामिया की संस्कृति का अभिन्न अंग था। मंदिर जो है मेसोपोटामिया की संस्कृति का अभिन्न अंग था। उपरोक्त कथनों के आधार पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है नगर का केंद्र हुआ करता था, किस प्रकार ये व्यापार चलाते थे, किस प्रकार जो है राजा या जो प्रमुख व्यक्ति है वो भी मंदिर से ही जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। कितने मिनट का बन गया भाई? हाँ जी बच्चों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहे हैं? रोमन साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण का वर्णन कीजिए। तो रोमन साम्राज्य के अगर प्रमुख कारण की बात करें तो पतन के तो कई सारे कारण हैं, लेकिन हम अगर इसके पतन की बात करें तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है आपका 500 ईस्वी जिसमें पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, और दूसरा आपका 700 ईस्वी जिसमें पूरे साम्राज्य का ही पतन हो गया। अगर हम कहीं ना कहीं पतन की शुरुआत की बात करें तो तीसरी शताब्दी से ही पतन के लक्षण देखने को मिलते हैं, जब ससानी वंश का हमला शुरू हुआ था और शापुर प्रथम ने दावा किया था कि इसने 60,000 रोमन सेनाओं का सफाया कर दिया है, 60,000 रोमन सेनाओं का सफाया कर दिया है और पूर्वी राजधानी जो है एंटीओक उस पर कब्जा कर लिया है, एंटीओक पर कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत यहाँ से हो गई थी। दूसरा हम देखते हैं कि राइन और डैन्यूब नदी के जो है राइन और डैन्यूब नदी जो है इसके पार से जर्मन मूल के कबीले एलमलाई, गौथ और फ्रैंक जो है बार बार हमले करते रहते थे। इसके साथ साथ आंतरिक गर्वेज जिसमें हम देखते हैं कि 27 वर्षों में, केवल 27 वर्षों में और जो है कितने शासक, 25 शासक बदल दिए गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतने सारे शासकों का बदलना जो है क्या दिखाता है कि आंतरिक गड़बड़ी भी यहाँ चल रही थी। ठीक है, तो बार बार शासक जो है वो बदले जा रहे थे। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका, ठीक है, कि राजधानी का स्थानांतरण। हमने देखा था कि राजधानी जो है रोम था और रोम से जो है इस राजधानी को शिफ्ट करके कहाँ ले गए? कुस्तुनतुनिया। रोम से राजधानी को शिफ्ट करके कहाँ पहुंचा दिया? कुस्तुनतुनिया। कहीं ना कहीं ये भी जो है एक कारण रहता है जिसकी वजह से रोम कमजोर हो जाता है और पश्चिम का क्षेत्र जल्दी ही पतन के चपेट में आ जाता है। इसके अलावा रोमोत्तर राज्य का उदय, जैसे कि स्पेन पर वसीगोथ ने कब्जा कर लिया, जो है आपका इटली पर जो है वेंडाल्स ने कब्जा कर लिया था, वो आगे चल के हुआ था, वेंडाल्स ने कब्जा कर लिया था। जो गॉल था प्रांत, उस पर जो है फ्रैंक जनजाति ने कब्जा कर लिया था। तो ऐसे कई सारे रोमोत्तर राज्यों का जो है उदय हो गया था। इसके साथ साथ दासों ने भी विद्रोह कर दिए थे, क्योंकि दासों के प्रति कई सारे क्रूर नियम थे, क्रूर प्रथाएं थी। इसका जो है दासों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। कई सारे ऐसे शासक हुए जो काफी कमजोर साबित हुए और ये इनकी नीतियों के कारण भी रोमन साम्राज्य जो है उसका पतन हुआ। लास्ट और इन द लिस्ट की भाई लास्ट पॉइंट जो है आपका जो है ये है इस्लाम का उदय। एक्चुअली में क्या होता है कि आपने देखा था कि रोमन साम्राज्य और जस्ट इसके बगल में ईरानियन साम्राज्य है, इनके बीच में आपसी संघर्ष होते रहते थे, लंबे समय से ये लड़ाई करते रहते थे। अब ये दोनों लड़ते हुए कमजोर हो गए, जिसके बाद जब इस्लाम का उदय हुआ और इस्लामिक साम्राज्य जो है काफी ताकत हुआ तो इन्होंने आसानी से जो है किसे हरा दिया? इन्होंने आसानी से जो है रोमन साम्राज्य के लोगों को हरा दिया और लगभग कह लो कि पतन तक पहुंचा दिया। निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे? निष्कर्ष में आप लिखोगे कि रोमन साम्राज्य के पतन के कई प्रमुख कारण हैं, कई प्रमुख कारण हैं जो उपरोक्त कथनों के आधार पर या उपरोक्त जो है कारणों में हम देख सकते हैं, उपरोक्त आधार पर हम बता सकते हैं कि इसके जो पतन है ये इन्हीं कारणों से हुए थे। ठीक है, तो ये निष्कर्ष में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोमन समाज में महिलाओं की स्थिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निष्कर्ष इसका पहले वो बनाते हैं, इंट्रोडक्शन बनाते हैं। रोमन साम्राज्य की महिलाओं के पास जो है वर्तमान में आधुनिक महिलाओं के समान ही अधिकार थे। अगर हम देखें रोमन साम्राज्य की महिलाएं तो उनके पास इतने सारे अधिकार थे जो कि आज भी वर्तमान में भी कई सारे देशों में इतनी बेहतर अधिकार जो है महिलाओं को प्राप्त नहीं थे। क्या क्या अधिकार थे भाई इनको? तो इनको स्वामित्व का अधिकार था, स्वामित्व का अधिकार था। घर में कहीं ना कहीं जो है घर की प्रमुख होती थी, घर की प्रमुख होती थी, घर की मुखिया होती थी। ये घर की मुखिया जो है कौन होती थी? महिलाएं ही लगभग घर की मुखिया होती थी। इसके अलावा इन्हें कानूनन अधिकार प्राप्त था। तलाक जो है तलाक लेना देना जो है इनके लिए काफी आसान था। ठीक है, इसके अलावा इन्हें पैतृक संपत्ति मिलती थी। यहाँ पे जो पैतृक संपत्ति है वो जो है डायरेक्ट जो है पिता की संपत्ति किसको मिलती थी? पुत्री को मिलती थी, बेटियों को मिलती थी। इसके साथ साथ जो है ये स्वतंत्र वित्तीय हस्ती होती थी। विवाह के बाद भी ये जो है अपनी संपत्ति जो है उसके ऊपर अधिकार बनाए रखती थी। पति अपनी संपत्ति का मालिक होगा और पत्नी अपनी संपत्ति का मालिक होगा, और जो उनके बच्चे होंगे उनको, स्पेशली बेटी को जो है सारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कुछ जगह पे आपको
वैसे तो सारी स्थिति अच्छी है, लेकिन कुछ चीजों में आपको स्थिति खराब भी नजर आएगी। जैसे कि अगर विवाह का उम्र देखें, तो विवाह की उम्र में जो है आपको काफी ज्यादा अंतर नजर आएगा, जिसमें 16 से 23 जो है महिलाओं की एज में, 16 से 23 है ना, महिलाओं की एज में जो है 16 से 23, और जो पुरुषों की एज है वो 28 से 32 के बीच में। तो यहाँ पे एज गैप बहुत ज्यादा था, एज गैप बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से जो है क्या होता होगा, जिसकी वजह से मेल डोमिनेशन होता होगा, पुरुष जो है हावी होते होंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आप सेंट ऑगस्टीन को देखते हैं, तो सेंट ऑगस्टीन बताते हैं कि कैसे उनके माता के साथ जो है पिटाई होती थी, और आसपास की जो महिलाएं हैं उनके शरीर पर भी चोट के जख्म होते थे। तो यहाँ पे मार पिटाई भी की जाती थी। अगर हम निष्कर्ष निकालें, तो हम निष्कर्ष में क्या कहेंगे, निष्कर्ष में कहेंगे कि भाई रोमन साम्राज्य इतना प्राचीन साम्राज्य होने के बावजूद भी, इतनी प्राचीन संस्कृति होने के बावजूद भी, यहाँ पे महिलाओं की स्थिति जो है बाकी जनों के मुकाबले, बाकी क्षेत्रों के मुकाबले काफी बेहतरीन थी। तो ये इसका निष्कर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति। अगर हम रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति की बात करें, तो रोमन साम्राज्य में दासता की जड़ें जो है काफी गहरी थी। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जब ऑगस्टस शासक बना था, ऑगस्टस शासक बना था, तो लगभग जो है 70 लाख की आबादी में 30 लाख तो दास ही थे, आधे तो दास थे। तो इससे पता चलता है कि रोमन साम्राज्य में दासता की जड़ें काफी गहरी थी। चलिए भाई, दासों को पूंजी निवेश की नजर से देखा जाता था, यानी कि अगर दासों के ऊपर निवेश किया गया है, उसे खरीदा गया, तो उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए, इस नजर से इसको देखा जाता था। इनके लिए क्रूर नियम थे तथा सजाएं भी काफी क्रूर थी। क्रूर नियम क्या, देखो जो सम्राट परिवार के लोग थे वो इन्हें जो है अच्छी नजर से नहीं देखते थे, इनके प्रति जो है काफी क्रूर व्यवहार करते थे। और इनके लिए नियम भी, जैसे कि भाई किसी एक दास ने सजा जो है गलती की है, तो सजा सभी को मिलेगा, कुछ इस तरह के जो है नियम थे। इसके अलावा जो है केवल इन्हें जीवित रहने के जो साधन है, जो वही सिर्फ दिए जाते थे, उससे ज्यादा इनको नहीं दिया जाता था। अगर फैक्ट्रियों में भी काम करवाए जाते थे इनसे, तो इनके पैरों में जंजीर बांध दी जाती थी। वरिष्ठ प्लिनी इसी के बारे में कहते हैं कि जो श्रम उत्पादन करने का जो सबसे घटिया तरीका है, वो क्या है, दास प्रथा। इसी के आधार पर कहते हैं, क्योंकि उनके पैरों में जंजीरें तक बांध दी जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि दास लोग खरीद लेते थे, लेकिन उसके खर्च का वाहन नहीं कर पाते थे, खर्च का वाहन नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, उन्हें मरने के लिए छोड़ देते थे, मरने के लिए छोड़ देते थे। तो ये कुछ ऐसी स्थिति है जो काफी ज्यादा दयनीय थी दासों की, लेकिन कुछ मामलों में हम देखते हैं कि दासों की स्थिति अच्छी भी थी। जैसे कि परिवार में इन्हें शामिल किया जाता था, क्योंकि जो परिवार में जो पुत्र होते थे, ज्येष्ठ पुत्र होते थे, पुत्र तो वैसे भी परिवार में शामिल नहीं होते थे, जब तक वो जैसे ही एडल्ट होते थे वैसे ही परिवार को छोड़ देते थे। इसके अलावा जो दास है उसको परिवार को में शामिल किया जाता था, क्योंकि घरेलू काम या भारी भरकम काम यही करते थे। सामान्य लोगों में दासों के प्रति सहानुभूति थी, लाश के प्रति जो है दया भाव दिखाते थे सामान्य लोग। इसके अलावा जो है संपत्ति देकर कई बार इन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता था, कई बार दासों को संपत्ति, कुछ संपत्ति देके और स्वतंत्र नागरिक के रूप में उन्हें छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ जगहों पे, कुछ एग्जाम्पल में, कि दासों को ही पुत्र या पुत्री ना होने की स्थिति में दासों को ही क्या किया जाता था, उत्तराधिकार स्वीकार कर लिया जाता था। चलिए अगला कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों की बात करते हैं। क्या करें, चंगेज खान जो एक महान शासक थे, और जो है इनकी सैनिक उपलब्धियां अद्वितीय रही है, इनके जैसी कोई दूसरी सैनिक उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाए थे। सबसे पहला देखते हैं कि इनके पास कबीलाई सेना थी, इनके पास कबीलाई सेना थी। इन सेना में जो है कुशल घुड़सवार हुआ करते थे। देखो कबीले वाले थे, ये बचपन से ही जो है घुड़सवारी वगैरह करते थे, तो इन्हें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही ये कुशल घुड़सवार हुआ करते थे। इसके साथ ये अद्भुत तीर अंदाज थे, घोड़े पर बैठे बैठे चलते हुए जो है क्या कर सकते थे, निशाना सटीक लगा सकते थे। साथ में जो है हम क्या देखते हैं कि ये विकट परिस्थितियों का प्रयोग करते थे। विकट परिस्थितियों का प्रयोग करने का मतलब क्या है, कि ये ज्यादातर खराब मौसम में, ऐसे मौसम में, खासकर सर्दियों में, जब नदियां नाले जो है वो सब, जो झरने जो है वो एक तरह से जम जाते थे, तो उनको ये राजमार्ग की तरह प्रयोग करता था। तो विकट परिस्थितियों का, ऐसी परिस्थितियां जिसमें लोग सोच नहीं सकता था, ऐसी परिस्थितियों में, खराब से खराब परिस्थितियों में ये यात्रा करते थे और हमले करते थे। दिन रात यात्रा करते थे। दिन रात यात्रा कैसे करते थे, तो देखो भाई ऐसा देखा जाता है, या फिर कई लोग का कहना है कि भाई आप देख रहे हो मंगोल जो है वो दिन में यात्रा कर रहे हैं, और आपको लगेगा कि शाम को ये शिविर लगाएंगे, लेकिन पता चला कि भाई बैठे बैठे ये क्या कर रहे थे, घोड़े पर सो रहे थे। अब ये क्या करेंगे, दूसरा सामान लाद के, और जो नए घोड़े हैं उस पर, क्योंकि दिन भर तो जो है इन्होंने घोड़े पर बैठे बैठे नींद पूरी कर ली, और अब ये रात में यात्रा करेंगे, तो दिन रात यात्रा करते थे। इसके अलावा जो इनका आक्रमण होता था वो नियोजित होता था। नियोजित कैसे होता था, कि किसी भी क्षेत्र में ये जाते थे, पहले घेराबंदी करते थे, घेराबंदी करते थे, उसके आने जाने के जो रास्ते ब्लॉक कर देते थे, उसके सप्लाई को रोक देते थे, ताकि अंदर खाने की दिक्कतें हो, पानी की दिक्कतें हो, और वो जल्दी ही क्या कर दे, समर्पण कर दे। इसके अलावा नेफ्ता बमबारी, यानी कि चारों तरफ घेर तो रखा ही है, साथ साथ में ये क्या करेंगे, बार बार इसके ऊपर अटैक भी करते रहेंगे, स्ट्रेटेजिकली अटैक भी करते रहेंगे, तो नेफ्ता बमबारी करते रहेंगे।
इसके साथ साथ ये तकनीक का प्रयोग करते थे। तकनीक का प्रयोग का मतलब ये है कि अपने साथ हल्के चल उपकरण लेते थे जो कि ज्यादा भारी ना हो, क्योंकि लंबी यात्रा करनी होती है, ज्यादा भारी ना हो, तो ऐसे उपकरण हो गए, अग्नियास्त्र हो गए, कंपास हो गए, ऐसी चीजों को ये लेके चलते थे। अगला क्वेश्चन आता है, शासक के रूप में चंगेज खान की उपलब्धियां, या फिर ये कह लो कि भाई चंगेज खान एक महान शासक थे। महान शासक थे, इसके क्या कारण है? तो सबसे पहले देखिए कि इन्होंने मंगोलों को संगठित किया था। मंगोल वैसे ही निर्जातीय थे, लेकिन अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। इनके बीच में आपसी में यह संघर्ष होते रहते थे, काफी ज्यादा लड़ाइयां होती रहती थी। इन सभी को एकजुट करने का जो क्रेडिट जाता है, मंगोल में एकजुट करने का क्रेडिट जाता है, वो किसको जाता है? चंगेज खान को। तो चंगेज खान ने क्या किया? इन सभी कबीलों को एकजुट कर दिया। साथ में इन्होंने चीन के शोषण से मुक्ति दिलाई थी। जो व्यापार में चीन जो है क्या करते थे कि इनसे बेनिफिट उठाते थे, इनके पशु छीन लेते थे और इन्हें कई बार मरने के लिए मजबूर कर देते थे। उनके शोषण से इन्होंने मुक्ति दिलाई। ठीक है। इसके अलावा विशाल सेना का गठन किया। ये निर्जातीय सेना जिसमें सभी कबीलों के जो है क्षेत्र के लोग शामिल थे, ऐसी विशाल सेना का गठन किया जो कि दुनिया भर में कहीं भी पराजित नहीं होती थी। इसके साथ साथ हरकारा पत्ती बनाई, जिसको याम कहा जाता था। ये हरकारा पत्ती, जिसमें कुशल घोड़े और घुड़सवार तैनात होते थे और निश्चित दूरी पर जो है चौकियां बनाई जाती थी। ये पूरे प्रदेश में जो विजित क्षेत्र है इनका, इन पूरे प्रदेश में संचार का सबसे बेहतर माध्यम था। इसके अलावा बहुधार्मिक समाज, निर्जातीय समाज की स्थापना की। इनके समाज में कई सारे अलग अलग जातियों के, धर्मों के लोग रहा करते थे। पार महाद्वीपीय साम्राज्य, यूरेशिया जो है, यूरोप से पार जो महाद्वीप साम्राज्य, एशिया से होते हुए इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक कर दिया था? यूरोप तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था, एशिया से यूरोप तक। इसके अलावा जितने भी संसाधन लूटे इन्होंने, वो कहाँ पहुंचाए? वो सारे के सारे मंगोल पहुंचाए इन्होंने। तो मंगोल को समृद्ध करने का भी क्रेडिट किसे जाता है? तो चंगेज खान को ही जाता है, एक महान शासक के रूप में। अच्छा, व्यापार तथा बाजार जो है वो भी जो है इसका विस्तार किया। अगर हम देखें मंगोल साम्राज्य के ही अंतर्गत जो आपका रेशम मार्ग है, उसका विस्तार मंगोल तक हुआ था। इसके निष्कर्ष की बात करें तो उपरोक्त कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मंगोल खान, चंगेज खान जो है सिर्फ सैनिक उपलब्धियां ही हासिल नहीं कर रहे थे, वो एक महान शासक भी थे। अच्छा हाँ, इसका इंट्रोडक्शन रह गया बच्चों। तो क्या कह रहे हैं? चंगेज खान जो है, चंगेज खान दुनिया के लिए क्रूर व्यक्ति था, किंतु मंगोलिया के लिए एक महान शासक। क्रूर व्यक्ति था किंतु मंगोलिया के लिए एक महान शासक। क्या हो गया? हाँ हाँ जी बच्चों, तो ये वाली बात करते हैं, इटली में पुनर्जागरण आने के क्या कारण थे, इसका वर्णन कीजिए। इटली में पुनर्जागरण आने की अगर हम बात करें तो इसका जो है, इसके बारे में कौन बात करता है? तो जैकब बर्कहार्ट जो है अपनी पुस्तक जो है उसमें ये बात करते हैं कि सबसे पहले इटली में ही पुनर्जागरण आया था। ये सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली जो है उस नाम से पुस्तक लिखते हैं और उसमें जो है बताते हैं कि इटली में पुनर्जागरण आने के क्या क्या कारण थे। हम सबसे पहले कारणों की बात करते हैं तो इसमें आता है कि राजनीतिक दबाव का ना होना। हमने देखा रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यहाँ पे कोई राजनीतिक शक्ति जो है ऐसी नहीं रही जो क्या कर सके, जो इनके जो है इनको नियंत्रित कर सके, उनको निर्देशित कर सके। इसका इन्होंने फायदा उठाया और जो है बेहतर काम करके दिखाए। ठीक है, इनका इन्होंने फायदा उठाया और बेहतर काम करके दिखाए। जो हाँ, दूसरा हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे धार्मिक नियंत्रण जो है उसका भी अभाव था, यानी कि चर्च जो है यहाँ पे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं था। चर्च नियंत्रण रखता था लेकिन चर्च का नियंत्रण बहुत अधिक नहीं था। ठीक है, स्वतंत्र राज्य थे यहाँ पे, कई सारे राज्य क्षेत्र में जो है राजकुमार शासन करते थे या जो है राजा शासन करते थे, लेकिन जो भी क्षेत्र था जो समृद्ध लोगों द्वारा, व्यापारियों द्वारा ही शासन किया जाता था, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्र में इनका स्वतंत्र होना इनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। इटली के जो बंदरगाह थे इनसे भी जो है व्यापारिक लाभ इन्हें प्राप्त हो रहे थे। इटली के बंदरगाहों से व्यापारिक लाभ इन्हें प्राप्त हो रहे थे। रेशम मार्ग की बात करते हैं। रेशम मार्ग का व्यापार जो है ये लोग कर रहे थे, रेशम मार्ग से ये लोग व्यापार कर रहे थे। अगर हम बात करें जैसे कि स्थल मार्ग का, तो स्थल मार्ग जो है उसमें हमने क्या देखा, उसमें एक समस्या थी धर्म युद्ध की। धर्म युद्ध के कारण स्थल मार्ग का जो व्यापार है वो स्थिर हो गया था। जिसके बाद जो है जल मार्ग का जो व्यापार है, जल मार्ग का व्यापार, ये जल मार्ग का व्यापार जो है कहीं ना कहीं इसमें किसने फायदा उठाया? इसमें रेशम मार्ग से जो है किसने फायदा उठाया? इटली ने फायदा उठाया। सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान, जब ये अरब क्षेत्रों में, अरब देशों में पहुंचे या एशिया के क्षेत्रों में पहुंचे, तो यहाँ पे इनके वैचारिक आदान प्रदान जो है उससे भी इटली में पुनर्जागरण आने के, वैचारिक बदलाव आने की शुरुआत हो गई।
शिक्षा और कला का जो है विकास हुआ। इटली के शहरों में जो विद्यालयों में इटली के शहरों में विद्यालय स्थापित किए गए, विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। यहाँ कला के नए केंद्र बने, फ्लोरेंस जैसे नगर जो है कला के विद्या के केंद्र बने, जिसके कारण जो यहाँ पे पुनर्जागरण आया। मानवतावादी विचार, फ्लोरेंस जैसे नगरों में मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ और ये पूरे इटली में फैलता चला गया, जिसके कारण जो हम कह सकते हैं ज्ञान उदय पुनर्विचार सबसे पहले इटली में ही हुआ था। एक क्वेश्चन और उठाते हैं, ये है आपका अगले चैप्टर से, ठीक है। गोल्ड रश क्या था और इसके क्या कारण थे, इसके कारण जो है औद्योगिक विकास कैसे हुआ। तो गोल्ड रश जो है 1840 में उत्तरी अमेरिका की कैलिफोर्निया शहर में जो है धरती के नीचे सोना होने का जो है अफवाह फैला हुआ था कि भाई धरती के नीचे क्या है, सोना है, धरती के नीचे सोना है। इस सोने को प्राप्त करने के लिए, इस चीज को पाने के लिए कई सारे जो क्षेत्रों से लोग जो है उत्तरी अमेरिका पहुंचने लगे, अलग अलग देशों से लोग अमेरिका पहुंचने लगे और वो चाहते थे कि एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए जिससे क्या हो, वो अपनी जिंदगी सवार लेंगे। तो इसी आपाधापी को, भागा दौड़ी को क्या कहा गया, गोल्ड रश कहा गया। गोल्ड रश कहा गया। अब देखो, जब लोग सोने की तलाश में आए, सोना तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे खनिज संसाधन, तेल, गैस, ये सारी चीजें मिलनी शुरू हो गई। तो ये जो संसाधन थे, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे औद्योगिकरण को जन्म दिया, इन्होंने औद्योगिकरण के विस्तार को जो है रफ्तार दी, ठीक है। तो यहाँ पे कोयला, तेल, शीशा, ये सब सारी चीजें मिल रही थी, ये भी किसी सोने से कम नहीं था। इस कारण क्या हुआ, रेलवे का विस्तार हुआ, कनेक्टिविटी के लिए रेलवे का विस्तार हुआ, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए रेलवे का विस्तार हुआ, ठीक है। रेलवे के विस्तार होने के साथ साथ रेलवे के साजो सामान बनाए गए, ताकि जो है इसके कलपुर्जे बनाए गए, ठीक है, इनके वस्तुओं को बनाया गया ताकि जो है रेलवे का, और जो है रेलवे को उद्योग के रूप में स्थापित किया जाए। रेलवे के सारे सामान, पार्ट पुर्जे बनाए गए। भारी उद्योग लगाए गए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक की चीजें या बड़ी बड़ी मशीनों का जो है उत्पादन किया गया। कह रहे हैं कृषि उपकरण बनाए गए, कृषि से संबंधित जो है जितने भी अलग अलग क्षेत्र थे, उसमें जो है कृषि से संबंधित जो है जितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनका निर्माण किया गया, कृषि उपकरण जो है वो बनाए गए। नेक्स्ट देखते हैं, कच्चा माल यहाँ पे आसानी से उपलब्ध था, क्योंकि मैंने बताया आपको खनिज संसाधन की वजह से कच्चा माल यहाँ पे उपलब्ध था। जिसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ उत्पादकता को बढ़ाने के कई सारे मौके थे आपके पास, कि उत्पादकता को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो कच्चे माल की वजह से उत्पादकता को भी बढ़ाया गया, और यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके कारण जो है यहाँ पे औद्योगिकरण का विस्तार हो पाया। तो चलिए बच्चों, ये वाला भी हो गया। अगला देखते हैं, चैप्टर देखते हैं बच्चों, 11वीं शताब्दी में यूरोप में होने वाले प्रौद्योगिकी बदलाव, ठीक है। 11वीं शताब्दी में कई सारे बदलाव हुए थे, इन बदलावों की बात करते हैं, जिसमें जो है हम क्या देखते हैं, 11वीं शताब्दी में जो सबसे पहला बदलाव हुआ था वो था कि लकड़ी के जो फाल थे वो जो है मिट्टी के सतह को ऊपर ऊपर तक खड़े हो पाते थे। यहाँ पे नई प्रौद्योगिकी जो आई थी, नए बदलाव जो आया था वो क्या था, लोहे के भारी फाल वाले हल का प्रयोग, जो मिट्टी के सतह को अंदर तक खोद सकता था, उसकी जुताई को आसान कर सकता था। इसके साथ सांचेदार पटरे का प्रयोग, जो फाल है वो क्या करेगा, मिट्टी को ऊपर करेगा, और जो सांचेदार पटरा है उसको क्या करता जाएगा, जो बड़े बड़े ढेले मिट्टी के उसको प्लेन करता हुआ चलेगा, ठीक है। इसके अलावा जुआ बांधने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव आया। पहले जो है बैल के गर्दन में जो है क्या किया जाता था, जुए को बांध दिया जाता था। अब जो है उसके कंधे पर रखा जा रहा है, ताकि जिससे वो पूरे फोर्स से जो है इसको खींच सकता है, और जो है हल को खींच सकता है। इसके अलावा घोड़े के खुरों को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर नाल लगा दिए, घोड़े के खुरों में नाल लगा दिए गए। तीन खेत वाली प्रणाली की शुरुआत हुई, तीन खेत वाली प्रणाली, जिसमें दो जो है क्या हो जाएगा कि एक तो अनाज उगाया जाएगा, एक में जो है चारा का व्यवस्था किया जाएगा, और एक को जो है परती छोड़ दिया जाएगा। ये व्यवस्था दोहराई जाती थी और ये काफी इफेक्टिव था, जिससे उपज बढ़ रहा था। इसके साथ साथ जल शक्ति का प्रयोग किया गया, कई सारी जो है ऐसे वो थे, जो मशीन थे जिसका जल शक्ति की जो है मदद से चलाया जाता था, और वायु शक्ति का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ इन सब के कारण जो है उत्पादन बढ़ी, उत्पादन बढ़ने से व्यापार बढ़ा, और व्यापार बढ़ने से नए सारे नगरीकरण की शुरुआत हुई। कई सारे पुराने नगर जो रोम समय के थे उनको जो है फिर से पुनर्स्थित किया गया। इन सब का परिणाम क्या निकला, तो 11वीं शताब्दी के प्रौद्योगिकी बदलाव का परिणाम यह निकला कि यूरोपीय समाज में एक नया वर्ग हमें देखने को मिलता है, चौथा वर्ग, जिसको शहरी वर्ग या जो है चौथा वर्ग भी कहते हैं। तो इसका जो है वो उदय देखने को मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपीय समाज की व्याख्या कीजिए। जो कौन से यूरोपीय समाज की, तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज। अगर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल जो है आपका 5वीं से 15वीं शताब्दी का जो यूरोप है, 15वीं शताब्दी का जो यूरोप है वो मध्यकाल था, और इसको तीन वर्ग में बांटा गया था। 5वीं से 15वीं शताब्दी का यूरोप जो है ये मध्यकाल कहलाता है, और इसको कितने वर्ग में बांटा गया था, तीन वर्ग में बांटा गया था। अब ये जो तीन वर्ग है इसकी विशेषता बता दोगे आप तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे पहला प्रथम वर्ग कौन सा जाता है, पादरी वर्ग, जो कि सबसे प्रथम वर्ग हो जाता है, पादरी वर्ग। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका अभिजात वर्ग, ठीक है, अभिजात वर्ग, जिसको कई बार सामंत वर्ग भी लिख दिया जाता है, अभिजात वर्ग।
अभिजात वर्ग, जिसको कई बार कौन सा वर्ग लिखा जाता है, सामंत वर्ग लिखा जाता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके कृषक वर्ग। अगर हम इनके समाज की बात करें तो पादरी वर्ग में जो सबसे ऊपर है ना, वो कौन है, तो स्पेशली जो है, वैसे तो पॉप होते हैं सबसे ऊपर, लेकिन ये आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे, इटली में मिलेंगे। और इटली में भी कहाँ मिलेंगे, तो इटली में भी रोम में मिलेंगे। इसके अलावा जो है पादरी या बिशप कह लो, बिशप, पादरी और कुछ और हैं जो कि प्रथम वर्ग में ही है, लेकिन ये तीनों चर्च से जुड़े हुए हैं, चर्च से जुड़े हुए हैं, और ये चर्च से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये जैसे कि भिक्षु है, ठीक है, भिक्षु जो है ये चर्च से जुड़े हुए नहीं है। अभिजात वर्ग में सबसे ऊपर जो है राजा ही आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा सामंत आ जाता है, और फिर नाइट आ जाता है। तो ये सामंत वर्ग में, इनको एक्सप्लेन करोगे तो सामंत वर्ग हो जाएगा आपका। और जो कृषक वर्ग है इसमें भी दो टाइप के, एक तो सर्फ जिसे कृषिदास कहते हैं, कृषिदास, और एक जो है आपका स्वतंत्र कृषक, ठीक है। इनकी स्थिति को थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों, और काफी इजीली एक्सप्लेन हो जाता है। बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिखिए, चलिए बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे आपको, और इसके ये क्वेश्चन जो है आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा 8 नंबर का। ये लास्ट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और मेनली एक क्वेश्चन जो है इसको हम लेके चलेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन के लिए सजेशन देता हूँ मैं आपको। जैसे देखो, मेदी पुनर्स्थापना और उसके पीछे कारण, इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बनता है 8 नंबर में। एक क्वेश्चन है आपका कि भाई चीन का औद्योगिक विकास या चीन का औद्योगिक विकास, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके इसमें बनता है। स्पेशली चीन से रिलेटेड दो नाम आपको याद रखने हैं, दो नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक तो चियांकाई शेक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कौन कौन से बदलाव किए थे, जो सन मिन चुई का सिद्धांत है और नागरिकों की 4 जरूरतें हैं, और कौन कौन से बदलाव जो है उसको उन्होंने समर्थन किया था। तो ये सन यात सेन वाला और माओ जेडोंग वाला, ये दो क्वेश्चन जो चीन से कंफर्म होते हैं। माओ जेडोंग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माओ ने कौन कौन से बदलाव किए थे। तो माओ के सारे बदलाव याद रखने हैं कि कैसे 1949 में जो है उसने जो है कैसे जो है सीसीपी की स्थापना की, इसके बाद जो है कैसे जो है उन्होंने रेड गार्ड्स और बाकी सारी चीजें जो है कैसे बदलाव किए, तो इसके बारे में आता है। अच्छा, एक जो है आपके बुक में, कुछ बुक में दिया है कुछ बुक में नहीं दिया है जो पुराने वाले में, लेकिन ये मेरे हिसाब से जो है वैलिड क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा। ये कौन सा है, कोरिया में जो है तीव्र आर्थिक विकास तथा लोकतंत्र। अगर हम आर्थिक विकास की बात करें तो ये भी लगभग 3 नंबर में आ सकता है अलग से, और लोकतंत्र जो है ये भी 3 नंबर में आ सकता है। मैंने इनका जो है एक 8 नंबर का ही बना दिया है। थोड़ा सा देखते हैं क्योंकि जो है इसमें पॉइंट्स मैंने कम ही लिखे हैं, लेकिन समझाऊंगा मैं आपको पूरा। चलिए देखिए क्या क्या है कोरिया की। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं स्टोरी बता देता हूँ, कोरिया के बैकग्राउंड बता देता हूँ कि कोरिया जो है आपका वो 1910 जो है 1910 में जापान का जो है उपनिवेश बन जाता है, जापान का उपनिवेश बन जाता है। और इसमें लंबे समय से 500 सालों तक जो है जोसोन वंश है, जोसोन वंश इसका शासन था। जोसोन वंश तक लंबे समय तक 500 साल तक इसका शासन था। 1910 में इसको समाप्त करके जापान जो है ये अपना क्या बना लेता है, कोरिया को जापान जो है अपना उपनिवेश बना लेता है। कोरिया को जापान जो है अपना क्या बना लेता है, उपनिवेश। अब ये जो उपनिवेश जापान बना लेता है तो ये कब तक रहता है, तो ये रहता है आपका 1945 तक, 1945 तक, 1945 तक ये रहता है। अब यहाँ पे 1945 के बाद जो है जापान जो है उस ये सॉरी कोरिया जो है एक नई संकट में और पड़ जाता है, कोरिया एक नई संकट में और पड़ जाता है। तो इसका जो कोरिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और जो साउथ वाला हिस्सा है वो अलग अलग दो विचारधाराओं से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नॉर्थ जो है वो यूएसएसआर आर के साम्यवादी विचार से, साम्यवादी विचार से, और साउथ जो है आपके यूएसए के जो है पूंजीवादी विचार से प्रभावित हो जाता है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 1948 आते आते 1948 आते आते जो एक समांतर रेखा 38वीं समांतर रेखा के कारण जो है इनके बीच में बंटवारा भी देखने को मिल जाता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इनके कंधे पे बंदूक रख के ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए आपस में लड़ रहे थे। ये जो यूएसएसआर और यूएसए लड़ रहे थे तो 1950 से लेके ये 1953 तक जो है यहाँ पे कोरिया में आपको क्या देखने को मिलता है, गृह युद्ध देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, गृह युद्ध। अब ये जो गृह युद्ध है कोरिया में जो देखने को मिलता है आपको, इस गृह युद्ध जब समाप्त होता है तो ये चीज कंफर्म हो जाती है कि अब चीन और जापान जो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है दोबारा कभी एक नहीं होंगे, ये अब अलग अलग ही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि जो कोरिया है यहाँ पे गृह युद्ध जब समाप्त होता है, गृह युद्ध समाप्त होने के बाद जो री है, सेगमेंट री का शासन स्थापित होता है। सेगमेंट री जो है इसका शासन स्थापित होता है। री जो है वैसे तो लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आते हैं, री जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आते हैं, लेकिन संविधान में बदलाव करने के बाद
संविधान में बदलाव करने के बाद जो है री जो है क्या करते हैं, दो बार जो है खुद का कार्यकाल बढ़ा लेते हैं, 2 बार खुद का कार्यकाल बढ़ा लेते हैं। तो री के कार्यकाल बढ़ाने के बाद जो है हम देखते हैं इसका विरोध होता है और फिर एक लोकतांत्रिक सरकार बनती है जो कि असफल रहती है, लोकतांत्रिक सरकार बनती है जो असफल रहती है। और इसके बाद जो है असफल ऋषि जो है लोकतांत्रिक सरकार बनती है जो असफल रहती है। इसका फायदा कौन उठाता है, सेना उठाता है, इसका फायदा सेना उठाता है। और आपको चीन में क्या देखने को मिलेगा, सैनिक जो है वो देखने को मिलेगा, सैनिक शासन देखने को मिलेगा। यहीं से कहीं ना कहीं इसके जो है आर्थिक विकास का जो है प्रक्रिया और लोकतंत्र की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। शुरुआत में पाक चुंग ही ये सैनिक जनरल थे और इन्होंने अपने आप को जो है राष्ट्रपति घोषित कर लिया, राष्ट्रपति घोषित कर लिया। हालांकि इन्होंने कुछ परिवर्तन किए जो बेहतर थे, जैसे कि इन्होंने कोरिया को एक आयातक देश से निर्यातक देश बनाने में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने भारी उद्योग के ऊपर ध्यान दिया। इन्होंने सेगमेंट जो है यानी कि नया गांव जो है उसकी शुरुआत की, ठीक है, और बाकी चीजों को, बाकी क्षेत्रों को समर्थन देने की बात कही, जिससे जो है आर्थिक विकास की सीढ़ी जो है बदलाव जो है इन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो प्रशिक्षित जो है वो थे, क्या बोलते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो गए और समृद्ध जो है समृद्धि करने में जो है बेहतर रहे, जैसे कि इनके अधिकारी हो गए, सैन्य अधिकारी हो गए, या इनके प्रशासनिक अधिकारी हो गए, या जो इनके जो नेता वगैरह हो गए, जो मजबूत या औद्योगिक जो है मालिक हो गए, ये सारे के सारे जो है इसके राष्ट्र के जो है उसमें जो है समर्थन देने में लग गए। ठीक है, राष्ट्र को बढ़ावा देने में, समर्थन देने में लग गए। इसके अलावा जो है क्या हम देखते हैं कि भाई थोड़े और बेहतर बदलाव होते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं चुंग ही जो है था तो सैनिक तानाशाही, इसका विरोध होता है और इसके विरोध के बाद इसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद हु हवन जो है ये अगले राष्ट्रपति बनते हैं। कुछ समय तक ये भी शासन करते हैं, ये भी सैनिक जनरल थे, लेकिन इसका भी छात्र विरोध होता है और छात्र विरोध में छात्र की मृत्यु होने के बाद इसका जो है बड़े पैमाने पर विरोध होने के बाद फाइनली जो है क्या किया जाता है कि लोकतंत्र के लिए नींव रखी जाती है, लोकतंत्र के लिए नींव रखी जाती है। किससे, तो ये चुनाव के लिए घोषणा कर देते हैं कि भाई चुनाव करवाया जाए, चुनाव के लिए घोषणा कर देते हैं कि चुनाव करवाया जाए। और जब चुनाव करवाया जाता है तब जो है उसके बाद जो है शुरुआत में तो ऐसे जो है सफलता नहीं मिलती, दोबारा से सैनिक जनरल ही जीतते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब ये जनता के नेता किम यंग सैम जब राष्ट्रपति बनते हैं, तब जाके सैमसंग, एलजी या होंडाई जैसी बड़ी कंपनियां हैं उसको ये बेहतर पहुंचाते हैं, आगे कर पाते हैं। और इसके बाद से ही कह सकते हैं हम कि लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू होती है जो आज भी कायम है।